ओके, तो पिछले वीडियो में हमने जो है कॉम्प्लेक्स नंबर्स की जो बेसिकली कैलकुलेशंस वाला पार्ट था वो हमने कंप्लीट कर लिया था यहाँ तक। अब हम जो है ग्राफिकल वाला पार्ट जो है कंटिन्यू करेंगे। अच्छा, अब ग्राफिकल वाले पार्ट में सबसे पहले आती है कॉम्प्लेक्स नंबर की रिप्रेजेंटेशन, ठीक है, जो हमने शुरू में भी इंट्रोडक्शन में डिसाइड की, हम जो डिस्कस किया था वो होती है आर्गन डायग्राम्स के थ्रू। अच्छा, अब आर्गन डायग्राम्स क्या होती है? हम एक बेसिक ग्राफ बनाते हैं जिस पे एक्स एक्सेस को हम लोग बोलते हैं रियल और वाई एक्सेस को हम बोलते हैं इमेजिनरी एक्सेस। जब हम ग्राफ पेपर में बनाते हैं उसको शॉर्ट फॉर्म में हम लिखते हैं आर ई रियल के लिए, मैं इधर लिख भी देता हूँ, हम लोग लिखते हैं आर ई रियल के लिए, और इमेजिनरी के लिए हम लोग लिखते हैं आई एम। सही है। अच्छा, अब हम ये ग्राफ बनाते हैं आर ई का वर्सेस आई एम का, और फिर इसके ऊपर जो है कॉम्प्लेक्स नंबर को प्लॉट करते हैं। हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर 3 + 5 है, रियल नंबर 3 है, 5 हमारा इमेजिनरी है। हमने यहाँ देखा कि ये कहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है और वहाँ हमारा पॉइंट मार्क हो गया। एक हमारे पास है 3 + 2y, रियल पे 3 हम गए, रियल पे 3 हम गए, फिर इमेजिनरी पे 2 गए, यहाँ इंटरसेक्ट किया तो हमने यहाँ पॉइंट बना दिया। फिर हम आए z = 4i पे, इसका कोई रियल कॉम्पोनेंट नहीं है तो रियल कॉम्पोनेंट इसका 0 होगा। और फिर हम ऊपर 4 की तरफ गए, इमेजिनरी इसका 4 है कॉम्पोनेंट, तो हम लोग यहाँ 4i पे डॉट मार्क कर दिया। अगला है हमारे पास 6 - 4i, 6 हमारा रियल कॉम्पोनेंट है तो हम 6 से नीचे तरफ गए क्योंकि हमारे पास -4i है, राइट। तो इमेजिनरी जो एक्सेस है वो माइनस में आएगा, -4 आएगा, तो यहाँ -4 आ गया, यहाँ इंटरसेक्ट किया, हमने पॉइंट बना दिया। बहुत ही सिंपल सा ग्राफ बनेगा और उस पर पॉइंट मार्क हो जाएगा। सही है। अब दो बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स की केसेस में। हमारे पास आता है एक मॉड्यूलस का और एक आर्ग्यूमेंट का। सही है। अच्छा, ये वाला जो पार्ट होता है हम इसको बोलते हैं मॉड्यूलस, और ये वाला जो पार्ट होता है हम इसको बोलते हैं हम आर्ग्यूमेंट। सही है। अब मॉड्यूलस और आर्ग्यूमेंट होता क्या है? आर्ग्यूमेंट क्या होता है? आर्ग्यूमेंट इज लेंथ ऑफ एनी लाइन जो कि ओरिजिन से एक कॉम्प्लेक्स नंबर तक बनाई जाए। सही है। अगर मैं यहाँ से ओरिजिन से इस कॉम्प्लेक्स नंबर तक स्ट्रेट लाइन बनाता हूँ तो ये इस कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड्यूलस होगा, राइट। ठीक है। अब मॉड्यूलस कैलकुलेट कैसे करते हैं? मॉड्यूलस कैलकुलेट करने के लिए हम लिखते हैं r = z का मॉड्यूलस। ये कॉम्प्लेक्स नंबर है z जिसका हमें आंसर मॉड्यूलस निकालना है। हम क्या करते हैं? रियल कॉम्पोनेंट स्क्वायर प्लस इमेजिनरी कॉम्पोनेंट का स्क्वायर करते हैं। ठीक है। अब ये होता किस तरह से, हम ये करके देखते हैं। अच्छा, मेरे पास एक एग्जांपल है, मेरा z है 3 + 4i। ठीक है। हमें निकालना है इसका मॉड्यूलस, तो हम लिखेंगे z का मॉड्यूलस इज इक्वल टू √3 स्क्वायर, ये रियल कंपोनेंट हो गया, प्लस हमारा इमेजिनरी कंपोनेंट 4 है। सही है, 4 स्क्वायर, तो ये हमारे पास आ जाएगा √25, इसका आंसर हो जाएगा 5। सही है। हम एक और एग्जाम्पल करते हैं। हमारे पास अगली एग्जाम्पल है z इज इक्वल टू 12 - 7i। अब 12 - 7i जब हम करेंगे उसके लिए हम लिखेंगे कि z इज मॉड्यूलस ऑफ √ या 7i को 5i कर देते हैं, 12 - 5 मैं लिखूँगा 12 स्क्वायर प्लस हमारे पास अब कंपोनेंट क्या हो गया, इमेजिनरी, -5 हो गया, राइट। तो हम लिखेंगे -5 स्क्वायर। अब जब मैं इसको सिंप्लीफाई करूँगा या इसका आंसर निकालूंगा तो मेरे पास आ जाएगा √169, जो कि बन जाएगा मेरे पास 30। सही है। ये बहुत ही बेसिक एग्जांपल है। एक और एग्जांपल कर लेते हैं। इस बार कॉम्प्लेक्स नंबर का जो कंपोनेंट्स है हम उसे इंटीजर की जगह कोई रियल वैल्यू ले लेते हैं। ठीक है। मैंने बोला √3 प्लस, या इसको -i कर देते हैं, -i। तो मैंने अब मॉड्यूलस क्या होगा? मॉड्यूलस होगा पहले रियल कंपोनेंट आ जाएगा मेरा, उसका स्क्वायर होगा,
प्लस इमेजिनरी कॉम्पोनेंट या -1 है मेरे पास, क्योंकि जहाँ कुछ नहीं है वहाँ 1 होता है, उसका स्क्वायर कर दिया मैंने, मेरे पास आंसर आएगा अंडर रूट और स्क्वायर का साइन माइनस कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 3 आ गया, -1 का स्क्वायर मेरे पास 1 आ गया, अंडर रूट 4 आ गया, अंडर रूट 4 इज़ 2। सही है, ये बहुत ही बेसिक सा कॉन्सेप्ट है। ठीक है, अब हम अपने अगले कॉन्सेप्ट पे आते हैं जो है आर्ग्यूमेंट। आर्ग्यूमेंट क्या होता है? ठीक है, आर्ग्यूमेंट एक एंगल होता है। अच्छा, ये कौन सा एंगल होता है? अच्छा, फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने कहा था कि अगर मैं ओरिजिन से लेकर कॉम्प्लेक्स नंबर तक एक लाइन बनाऊंगा तो उससे उस लाइन की लेंथ को हम जो है मॉड्यूलस बोलेंगे। ठीक है, अब उस मॉड्यूलस एक्सिस में जो एंगल बन रहा होगा, ये वाला एक्सिस जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस होगा, उसके बीच में जो एंगल बन रहा होगा, जिसका मतलब है यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो ये जो एंगल बन रहा होगा इसको हम बोलते हैं आर्ग्यूमेंट। ठीक है, द एंगल सबटेंडेड बाय द पॉजिटिव एक्स एक्सिस एंड द लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन एंड द कॉम्प्लेक्स नंबर इज़ नोन एज आर्ग्यूमेंट। उसके बीच का एंगल इज़ नोन एज आर्ग्यूमेंट। ठीक है, सही। तो हम आर्ग्यूमेंट कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, अच्छा, नाउ व्हाट आई वांट इज़ के मैं इसी को यही सारी एग्जांपल्स वापस ले लेता हूँ ताकि हम आर्ग्यूमेंट जो है कैलकुलेट इसी के कर लें। सही है, तो मैं यही सारी एग्जांपल्स ले लेता हूँ यहाँ भी। अच्छा, आर्ग्यूमेंट कैसे कैलकुलेट करेंगे? हम लिखेंगे tan इनवर्स ऑफ इमेजिनरी ओवर रियल कॉम्पोनेंट। ठीक है, मेरे पास पहला नंबर आ रहा है z इज़ इक्वल टू 3 + 4i। ठीक है, अच्छा, तो मैं लिखूँगा कि आर्ग्यूमेंट ऑफ z इज़ इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ इमेजिनरी कॉम्पोनेंट है मेरे पास 4, रियल कॉम्पोनेंट है मेरे पास 3। इसका आंसर हम लिखेंगे tan इनवर्स ऑफ 3। ओके, अब कॉम्प्लेक्स नंबर की केस में ज़्यादातर जो आंसर हम देते हैं वो रेडियंस में ही देते हैं। ठीक है, और कोशिश ये करना कि रेडियंस में आंसर आए, नहीं तो डिग्रीज़ में निकाल के आखिर में कन्वर्ट भी कर सकते हैं। अच्छा, इसका हो जाएगा 0.927। जब भी हम लोग रेडियंस में आंसर देते हैं तो हम देते हैं 2-3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। ठीक है, तो ये हमारे पास पहला आंसर आ गया। अगला कॉम्प्लेक्स नंबर है हमारे पास z इज़ इक्वल टू 12 - 5i। ओके, अच्छा, अब एक बात गौर से सुनना, हमारे पास ये वाला जो एंगल आया 0.927, ठीक है, ये हमारे पास बेसिक एंगल आया। हमारे पास पहला कॉम्प्लेक्स नंबर था 3 + 4i जो कि इस तरफ कहीं होगा, तो ये एंगल हमारे पास बिल्कुल सही आया। ठीक है, बट ये अगले केस में ये सिचुएशन नहीं होगी, गौर से देखना। सही है, अब मैंने बोला कि अगला आर्ग्यूमेंट निकलेगा, आर्ग्यूमेंट ऑफ z इज़ इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ। अच्छा, जब हम आर्ग्यूमेंट निकालते हैं तो हम जो इमेजिनरी कंपोनेंट या किसी कंपोनेंट का साइन होता है वो इग्नोर करते हैं। ठीक है, साइन हमेशा इग्नोर करेंगे, चाहे वो माइनस हो कि कुछ भी हो, हम हमेशा प्लस ही लगाएंगे। जैसे हम लोग अक्सर ट्रिग्नोमेट्री में अल्फ़ा निकालते हैं बेसिक एंगल, इसी तरह यहाँ भी हम साइन इग्नोर करेंगे। ठीक है, मैंने बोला इमेजिनरी कंपोनेंट मेरे पास है -5, साइन इग्नोर करेंगे, हम लिखेंगे डायरेक्ट 5 ओवर रियल कंपोनेंट है मेरे पास 12, तो हम लिखेंगे 12। ठीक है, यहाँ हमारे पास आ गया 5/12, तो हम करेंगे tan इनवर्स ऑफ 5/12 जो कि मेरे पास आ रहा है 0.395। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ एक चीज़ गौर करने वाली ये है कि जब ये एक डायग्राम बनता है, आर्गन डायग्राम, तो इसमें 12 - 5i किस क्वाड्रेंट में होगा? ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये सेकंड होता है, ये थर्ड होता है, ये फोर्थ होता है। तो 12 - 5i हमारे पास होगा फोर्थ क्वाड्रेंट में, क्योंकि वो 12 इधर कहीं होगा और -5 इधर होगा। कॉम्प्लेक्स नंबर हमारा इधर का ही बन रहा होगा। तो ये जो वाली लाइन है ये तो हमारे मॉड्यूल से आ गई, बट हमारा जो आर्ग्यूमेंट है वो ये लाइन है, और जब हम इस डायरेक्शन में जाते हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो हमारा जो थीटा होता है वो नेगेटिव होता है। तो इस वजह से हम ये कैलकुलेट करने के बाद फाइनल आंसर ये नहीं देंगे, फाइनल आंसर में हम माइनस साइन लगाएंगे। क्यों? हमारे पास जो है बेसिक एंगल आ गया, बेसिक एंगल हमारे पास क्या आया 0.395। लेकिन जब हम फोर्थ क्वाड्रेंट की तरफ जाते हैं, हमारे पास ये कॉम्प्लेक्स नंबर की लाइन है,
ये एक्स एक्सिस है पॉजिटिव वाला, तो मुझे ये एंगल चाहिए। तो ये एंगल इस एंगल के बराबर तो होगा, लेकिन नेगेटिव साइन आ रही होगी, तो ये एंगल आएगा -0.395। सही है। तो फाइनल आंसर हम देंगे -0.395। ये हमारे पास आ गया आर्ग्यूमेंट ऑफ z। ठीक है। अच्छा, अब मैं जो है एक और एग्जांपल करवाता हूँ, बट इसको मैं अपनी मर्ज़ी से कोई और अलग नंबर लेता हूँ। ठीक है, मेरा नेक्स्ट नंबर है z इज़ इक्वल टू या z इज़ इक्वल टू, मैं लूँगा -5 + 6i। ठीक है। सबसे पहले हम एज़ यूजुअल जो है इसका आर्ग्यूमेंट डायरेक्ट निकाल लेंगे, बेसिक एंगल निकालेंगे इसका। हम लिखेंगे tan इनवर्स ऑफ 6, साइन को इग्नोर करेंगे तो -5 की जगह 5 आ जाएगा। 6/5 हम लिखेंगे tan इनवर्स ऑफ 6/5, तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 0.876। ठीक है। फिर हम अपने दिमाग में इमेजिन करेंगे कि कौन से क्वाड्रेंट में होगा। ये कहेगा कि मैं ये जो है वो सेकंड क्वाड्रेंट में होगा, क्योंकि -5 इधर कहीं होगा, 6 इधर कहीं होगा, तो ये इधर कहीं इंटरसेक्ट करेगा। तो ये इधर कहीं इंटरसेक्ट करेगा, तो हमारे पास आया बेसिक एंगल। बेसिक एंगल क्या होता है? एक्स एक्सिस से उस लाइन तक। ठीक है, सबसे जो छोटा एक्यूट एंगल होता है। बेसिक एंगल इज़ एन एक्यूट एंगल बिटवीन एक्स एक्सिस और जिस लाइन का एंगल आप निकाल रहे हो। ठीक है, तो ये एंगल हमारे पास आ गया 0.876। बट हमें तो ये एंगल चाहिए ना। आर्ग्यूमेंट किसके बराबर होता है? पॉजिटिव एक्स एक्सिस और लाइन के बीच में होता है। ठीक है, तो ये हमें पता है कि ये वाला जो पूरा रीजन हमारे पास होता है ये पाए होता है, और हमारे पास ये जो रीजन अभी आया है बेसिक एंगल का वो आया है 0.876। तो हम क्या करेंगे, पाए, अब ये हमारे पास रीजन था पाए, ये था 0.876, हमें ये वाला हिस्सा चाहिए। तो मतलब पूरे पाए में से अगर मैं ये हटा दूँ तो मेरे पास ये वाला एंगल आ जाएगा। तो व्हाट आई विल राइट इज़ पाए माइनस 0.876। ये हो जाएगा आर्ग्यूमेंट z। अब इसकी वैल्यू हम लिख देते हैं। इसकी वैल्यू हमारे पास हो जाएगी 2.27 रेडियंस। ठीक है, हर जगह रेडियंस डाल देना याद से, ये गलती अक्सर हो जाती है सबसे, तो टेक केयर ऑफ दिस। सही, ठीक है। बहुत बेसिक से कॉन्सेप्ट है, प्रैक्टिस करने से अच्छे हो जाएंगे। जैसे जैसे अगले पार्ट में पास पेपर जब करेंगे तो हम जो है प्रैक्टिस करते रहेंगे, तो हमारे कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएंगे और प्रैक्टिस भी अच्छी हो जाएगी, टॉपिक परफेक्ट हो जाएगा। सही है, ठीक है। अब अगली चीज़ आती है रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ठीक है, अब तक हमने कॉम्प्लेक्स नंबर्स जितने पे काम किया उसकी रिप्रेजेंटेशन थी अलजेब्रिक फॉर्म में। ठीक है, जो होता था z इज़ इक्वल टू a प्लस bi, जो कि ये लिखी हुई है। सही है, हमारे पास जितने भी कॉम्प्लेक्स नंबर आते थे वो इस तरह से आते थे, ये जो सारे लिखे हुए। अब कॉम्प्लेक्स नंबर की दो और रिप्रेजेंटेशंस होती है, जिसमें से एक होती है पोलर फॉर्म, एक होती है एक्सपोनेंशियल फॉर्म। सबसे पहले हम पोलर फॉर्म पे बात करते हैं। अच्छा, पोलर फॉर्म को हम ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म भी बोलते हैं। उसकी एक रीज़न है, क्योंकि उसके फॉर्म में कॉस और साइन भी इंक्लूडेड होता है, जो कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ होते हैं। तो ऑफकोर्स इसको ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म भी बोला जा सकता है। अच्छा, अब ये कोई अलग से फॉर्म नहीं है, मुश्किल नहीं है, याद नहीं करनी पड़ती। हमको करना क्या होता है, खाली इसमें जिस तरह इसमें हमारे पास रियल कंपोनेंट होता था, इधर इमेजिनरी कंपोनेंट होता था, इसी तरह पोलर फॉर्म या ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म में हम लिखते हैं z इज़ इक्वल टू r और ब्रैकेट में cos थीटा प्लस साइन थीटा। ठीक है, हमें पता है cos क्या होता है, साइन क्या होता है, r क्या होगा, r इज़ मॉड्यूलस और थीटा इज़ आर्ग्यूमेंट। सही है, ठीक है। तो हम जो है अभी कन्वर्ट करके देख लेते किसी एक नंबर को। अब मैंने बोला कि मुझे कन्वर्ट करना है 3 + 2y को, तो मैंने किया √3² + 2², ये मॉड्यूलस निकल गया मेरा, तो मेरा मॉड्यूलस आ जाएगा 5। और अगर मैं यहाँ पर करूँगा आर्ग्यूमेंट इसका निकालूँगा, तो मेरे पास आ जाएगा tan इनवर्स ऑफ 2/3, जिसकी वैल्यू मेरे पास हो जाएगी 0.588। ठीक है,
ओके, अब ये क्योंकि पहले क्वाड्रेंट में है तो 0.588 ही रहेगा ये, ठीक है, चेंज नहीं होगा, इस पर कोई माइनस की साइन या किसी से पाई वाई से माइनस नहीं होगा, ठीक है। ये ऐसे कैसे रहेगा क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में। अच्छा, अब मैं अगर इसको ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म में लिखूँगा, किस तरह लिखूँगा? मेरे पास आ जाएगा सबसे पहले मॉड्यूलस, ब्रैकेट ओपन, कॉस 0.588 प्लस साइन 0.588। सिंपल, बहुत बेसिक सी चीज़ है। कन्वर्जन इस तरह से होगी। अच्छा, अब हमें आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। कन्वर्जन्स तो इतनी नहीं आती, लेकिन आइडेंटिफाई करना ज़रूर आता है कि आपको जो है कभी क्वेश्चन दे देंगे और इसमें आपको एल्जेब्रिक फॉर्म की जगह पोलर फॉर्म देंगे और आपको उसको यूज़ करते हुए क्वेश्चन सॉल्व करना होगा, ठीक है। तो व्हाट वी हैव टू नोटिस इज़ दैट हमारे पास जो ऐसा नंबर है जो दोनों में कॉमन आ रहा है, लाइक हम पूरा कॉमन ले लेंगे बाहर, कॉस के साथ और साइन के साथ जो है कोई भी कांस्टेंट नहीं होना चाहिए, सही है। हम सब कुछ बाहर ले लेंगे और मेनली होता भी यही है कि आपका जो कांस्टेंट है इधर कुछ बचता नहीं है, 1 ही बचता है इधर, ठीक है ना। अब जो चीज़ बाहर कॉमन आ जाएगी वो हमारी होगी मॉड्यूलस, और जो चीज़ अंदर पाई/7 कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, तो थीटा की जगह जो भी आ रहा होगा वो हमारा हो जाएगा आर्ग्यूमेंट, सही है। इस केस में हमारा 5 इज़ मॉड्यूलस एंड पाई/7 इज़ आर्ग्यूमेंट, ठीक है। इस केस में हमारा 100 इज़ मॉड्यूलस एंड 3 पाई/8 इज़ आर्ग्यूमेंट, ठीक है। ये हमेशा ध्यान रखना कि जब हम, अक्सर बच्चे गलती ये करते हैं कि पोलर फॉर्म ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म जब देख रहे होते हैं तो ये नोटिस नहीं करते कि ये दोनों अलग है, और वो समझते हैं कि पोलर फॉर्म में लिखा हुआ है और जो है गलती कर देते हैं क्वेश्चन सॉल्व करने में। हमेशा ये ध्यान रखना है, जब भी क्वेश्चन पोलर फॉर्म या ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म में होगा तो ये दोनों की वैल्यू, जो कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलता हूँ कॉस अल्फ़ा, अगर मैं इसे अल्फ़ा बोलता हूँ और उससे बीटा बोलता हूँ, तो अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू हमेशा सेम होगी। लाइक कॉस के साथ जो एंगल है और साइन के साथ जो एंगल है वो हमेशा सेम होगा, ठीक है। ये हमारी हो गई पोलर फॉर्म या ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म। हमारे पास एक तीसरी फॉर्म होती है एक्सपोनेंशियल फॉर्म, ठीक है। अब इसमें भी यही होता है कि हमारे पास जो है रियल और इमेजिनरी कंपोनेंट की जगह हमारे पास मॉड्यूलस और आर्ग्यूमेंट दिया हुआ होता है, राइट, ठीक है, सही। यहाँ हमारे पास आता है आर ई थीटा आई। आर वापस से होता है हमारा मॉड्यूलस, थीटा होता है हमारा आर्ग्यूमेंट, और ई तो हमें एक्सपोनेंशियल कांस्टेंट है, वो हमको पता ही है, ठीक है। अब इसकी कन्वर्जन एक बार देख लेते हैं। मैं जो है, ठीक है, मैं इस कॉम्प्लेक्स नंबर को ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म या पोलर फॉर्म से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करता हूँ, सही है। सबसे पहले मैं आइडेंटिफाई करूँगा कि मेरा मॉड्यूलस क्या है। मैंने बोला मेरे पास मॉड्यूलस है 5, और मैं अपना आर्ग्यूमेंट आइडेंटिफाई करूँगा जो कि बन जाएगा थीटा इज़ इक्वल टू कितना, पाई/7। अब मुझे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है, बहुत आसान है, मैं बस सारी वैल्यूज़ सिर्फ अरेंज करना है। मैं लिखूँगा आर जो कि 5, ई डालूँगा, थीटा डालूँगा और आई लिख दूँगा इसके साथ, सही है, सिंपल है। एक और एग्जांपल करते हैं। मेरे पास आया ये वाला कॉम्प्लेक्स नंबर, सबसे पहले मैं आइडेंटिफाई किया, मैंने बोला मेरे पास जो है मॉड्यूलस है 100, ठीक है, मॉड्यूलस आ गया 100। फिर मैंने जो है कंपेयर किया, दोनों एंगल सेम है कॉस और साइन के, ठीक है, इसका मतलब ये पोलर फॉर्म में है। तो थीटा मैंने ले लिया कितना, 3 पाई/8, और मैंने इसको बस अरेंज कर दिया एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। तो मैं लिखूँगा 100 ई, थीटा की वैल्यू डाली मैंने और मैंने इधर आई डाल दिया, सही है। तो ये हो गई हमारी एक्सपोनेंशियल फॉर्म, ठीक है। अब ये हमारे पास एक बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है जो कि बहुत काम आता है। इसके अक्सर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं शो दैट या प्रूफ करने के लिए, जिसमें ये टेबल हमको बहुत हैंडी आता है, ठीक है ना। अब इस टेबल में है क्या, मैं बोलता हूँ मेरे पास 2 कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं, एक है Z1 एक है Z2। इसके मॉड्यूलस होंगे R1 R2 रिस्पेक्टिवली, और आर्ग्यूमेंट होंगे θ1 θ2 रिस्पेक्टिवली, ठीक है। अच्छा, अब ये टेबल 3 रूल्स बताता है। पहला रूल क्या कहता है कि अगर 2 कॉम्प्लेक्स नंबर मल्टीप्लाई हो रहे होंगे तो उसका जो मॉड्यूलस होगा वो भी मल्टीप्लाई होगा, सही है। अगर 2 कॉम्प्लेक्स नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो उसका मॉड्यूलस भी मल्टीप्लाई होगा, लेकिन उसका जो आर्ग्यूमेंट है, एंगल है उसका,
वो ऐड होगा। सही है, बहुत सिंपल है। जब कोई दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स मल्टीप्लाई होंगे, मॉड्यूलस मल्टीप्लाई होगा और जो एंगल होगा वो ऐड हो जाएगा। सही है। अगला रूल क्या कहता है डिवीजन का। अगर Z1 डिवाइड बाय Z2 लिखा हुआ है तो मेरे पास R1 डिवाइडेड बाय R2 हो जाएगा। सही है, बहुत सिंपल है। जो न्यूमरेटर में है वो न्यूमरेटर में उसका मॉड्यूलस, जो कॉम्प्लेक्स नंबर डिनोमिनेटर में है उसका मॉड्यूलस भी डिनोमिनेटर में। ठीक है। अच्छा, मल्टीप्लाई में जो है एंगल्स ऐड हो रहे थे तो ऑफकोर्स डिवीजन में एंगल्स सब्ट्रैक्ट होंगे। लेकिन एक चीज़ हमेशा याद रखनी होती है कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर न्यूमरेटर में है वो पहले आएगा, उसके बाद माइनस की साइन लगेगी, उसके बाद डिनोमिनेटर वाला कॉम्प्लेक्स नंबर का एंगल आएगा या आर्ग्यूमेंट आएगा। सही है। तो अगर मैं कहता हूँ Z1 मल्टीप्लाई बाय Z2 तो उसका मॉड्यूलस आएगा R1 मल्टीप्लाई बाय R2 और उसका आर्ग्यूमेंट आएगा θ1 प्लस θ2। लेकिन अगर मैं कहता हूँ Z1 डिवाइडेड बाय Z2 तो उसका जो मॉड्यूलस आएगा वो आएगा R1 अपॉन R2, आर्ग्यूमेंट आएगा θ1 अपॉन θ2। ये हमेशा ध्यान रखना, अक्सर बच्चे जो है थीटा आगे पीछे कर देते हैं और θ2 माइनस θ1 कर देते हैं, क्योंकि हमें अक्सर आदत होती है बड़ा नंबर माइनस छोटा नंबर, तो हम अक्सर ये गलती कर देते हैं और पूरा सवाल गलत हो जाता है एज ए रिज़ल्ट। ठीक है। अब अगला रूल और आखिरी रूल ये है, ये वैसे रूल बहुत कम यूज़ होता है लेकिन अच्छी बात है, अगर आता है याद होता है तो कहीं ना कहीं काम आ ही जाता है। अच्छा, ये रूल क्या कहता है, अगर मेरे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है टू द पावर ऑफ n, ठीक है। अब इसका क्या मतलब होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर टू द पावर ऑफ n का क्या मतलब, वो कॉम्प्लेक्स नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है n टाइम्स। ठीक है, तो हमने देखा अगर एक कॉम्प्लेक्स नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है तो उसका मॉड्यूलस भी मल्टीप्लाई होगा। तो वो कह रहा है कि जितनी दफ़ा कॉम्प्लेक्स नंबर मल्टीप्लाई होगा उतनी दफ़ा मॉड्यूलस भी मल्टीप्लाई होगा, राइट। तो अगर मैं कहता हूँ कि Z1 पावर n आ रहा है तो उसका मॉड्यूलस क्या बन जाएगा, R1 पावर n। सही है, तो ये वाली बात क्लियर हो गई। अब हम लोग एंगल पे आते हैं। जब हम मल्टीप्लाई करते थे तो हम एंगल को प्लस करते थे, तो हम जितनी बार Z1 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं उतनी बार एंगल को प्लस करेंगे। तो अगर मैं बोलता हूँ Z1 इंटू Z1 तो हम लिखेंगे θ1 प्लस θ1 प्लस θ1। ठीक है, तो अगर मैं इसको Z1 पावर 3 लिखता हूँ तो इसको मैं 3 मल्टीप्लाइड बाई θ1 भी तो लिख सकता हूँ। तो जो ये n है वो इस केस में मल्टीप्लाई हो गया थीटा से। तो हम यही लिखते हैं कि अगर एक कॉम्प्लेक्स नंबर टू द पावर ऑफ n है तो हम उस n को मल्टीप्लाई कर देंगे उसके आर्ग्यूमेंट से। तो जो नया आर्ग्यूमेंट हमारे पास बनेगा वो किसका होगा, इस पूरे का होगा। ठीक है, अगर हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है मल्टीप्लाइड टू द पावर ऑफ n तो उसका मॉड्यूलस हो जाएगा R1 मल्टीप्लाइड टू द पावर ऑफ n और उसका आर्ग्यूमेंट हो जाएगा n मल्टीप्लाइड बाय जो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर था Z1 उसका आर्ग्यूमेंट। ठीक है, सही है। अब अगला कॉन्सेप्ट आता है लोसाई का। अब लोसाई का कॉन्सेप्ट बहुत सिमिलर है जो हम ओ लेवल्स में करते थे। ठीक है, हमारे पास 3 फॉर्म्स आती हैं जिसमें से पहली होती है ये वाली। ठीक है, अब इस फॉर्म में क्वेश्चंस कुछ इस तरह दिए हुए होते हैं, जब भी आपके पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर हो, माइनस का साइन हो और एक दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ, इस केस में a प्लस बी आई है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, a प्लस बी आई को सेंटर लेके एक सर्कल बनाते हैं विथ रेडियस r। ठीक है, तो इसकी बहुत अच्छी एग्जांपल है। अच्छा, अब अगर मेरे पास एक नंबर है फॉर एग्ज़ाम्पल z माइनस 2 प्लस 3i इज़ इक्वल टू 5, तो मैं 2 प्लस 3i पर अपना पॉइंट रखूँगा। फॉर एग्ज़ाम्पल ये 2 प्लस 3i है और इसके अराउंड एक सर्कल बना दूँगा जिसका रेडियस मेरे पास होगा 5। ठीक है, यही काम है जो ओ लेवल में किया करते थे। ठीक है, व्हाट आई वांट फॉर नाउ, इसके कॉन्सेप्ट समझ लो। अगले लेक्चर में जैसे हम पास पेपर्स करेंगे तो ये क्लियर हो जाएगा कि किस तरह सर्कल बनेगा, किस तरह क्या बनेगा, तो उस पर और क्लियरिटी हो जाएगी। ठीक है, फॉर नाउ सिर्फ ये ध्यान रखिए कि किस फॉर्म में होता है तो हमें क्या करना होता है। सही है, ठीक है। हमारे पास अगर डायरेक्ट z लिखा हुआ हो इज़ इक्वल टू r, जो कि इधर लिखा हुआ है,
अब अगर मैं कहता हूँ कि z इज़ इक्वल टू z माइनस ज़ीरो, अगर यहाँ कुछ माइनस नहीं हो रहा है इसका मतलब माइनस ज़ीरो हो रहा है, अगर ज़ीरो हो रहा है, ज़ीरो का मतलब होता है ओरिजिन, ठीक है। तो हमारे पास सेंटर इस बार क्या आ जाएगा, ओरिजिन आ जाएगा, और रेडियस तो हमारे पास आ रही है, ठीक है। तो इस तरह का कुछ ग्राफ बन जाएगा जिसमें सेंटर ओरिजिन हो जाएगा और रेडियस r हो जाएगा। अगर मेरे पास आता है z माइनस ए इज़ एनी कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है, तो मेरे पास अब सेंटर क्या आ गया, ज़ीरो की जगह a आ गया, रेडियस भी r है हमारे पास सेम। तो इस बार मेरा ग्राफ ओरिजिन से शुरू नहीं होगा, इस बार मेरा ग्राफ का सेंटर क्या होगा, a, जो कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे पास आया है यहाँ पर लिखा हुआ, ठीक है। और फिर से हमारे पास r के रेडियस के साथ हमारा सर्कल बन जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ कुछ एग्जांपल्स हैं। अगर मैं कहता हूँ कि मॉड्यूलस ऑफ z इज़ लेस देन इक्वल टू r, तो हम क्या करते थे, ओरिजिन के साथ एक r का सर्कल बनाएंगे, और लेस देन इक्वल टू का मतलब होता है कि अंदर का रीजन, ठीक है। तो अंदर के रीजन को हम शेड कर देंगे कि हमें अंदर का रीजन रिक्वायर्ड है। नेक्स्ट हमको पूछेगा कि z इज़ ग्रेटर देन इज इक्वल टू r, फिर से हमने अपना सर्कल बनाया, क्यों, क्योंकि यहाँ ज़ीरो आएगा, माइनस ज़ीरो आएगा, तो ओरिजिन जो है हमारा सेंटर हो गया, r रेडियस हो गया। ग्रेटर देन इज इक्वल टू का मतलब होता है हमें बाहर का रीजन चाहिए, तो यह बाहर के रीजन को हमने शेड कर दिया, ठीक है। अच्छा, अब यही दो सेम केस जो है वो इधर भी रिपीट हो रहे हैं। द ओनली डिफरेंस इज कि यहाँ इज इक्वल टू का साइन नहीं है, इज इक्वल टू का साइन नहीं है, इसका मतलब हमें ये जो बॉर्डर लाइन थी ना, जिससे हम देखते कि हमें अंदर का रीजन चाहिए कि बाहर का रीजन चाहिए, तो वो बॉर्डर लाइन हमें नहीं चाहिए। तो इस वजह से हम बॉर्डर लाइन सॉलिड लाइन की जगह डॉटेड लाइन बनाते हैं, ताकि एग्जामिनर को बता सके हमने ये इंक्लूड नहीं किया हमारे आंसर में, ठीक है। बाकी तो सब सेम होता है कि लेस देन में अंदर का रीजन शेड होगा, ग्रेटर देन में बाहर का रीजन शेड होगा। इज इक्वल टू आएगा तो सॉलिड लाइन बनेगी क्योंकि वो इंक्लूड हो रहा होगा, इज इक्वल टू नहीं आएगा तो डॉटेड लाइन बनेगी कि वो इंक्लूड नहीं हो रहा होगा, ठीक है। अब इसकी लॉजिक क्या है, ये तो है मेरे पास एक नंबर, वो कहता है कि रेडियस से कम हो या इक्वल हो, तो रेडियस से कम सारा अंदर वाला रीजन होता है, और ये कहता है कि रेडियस से बाहर हो या इक्वल हो, तो रेडियस के बाहर या इक्वल, रेडियस से ज़्यादा या इक्वल वाला रीजन बाहर वाला होता है। अच्छा, इस केस में वो रेडियस को इंक्लूड कर रहा है इन दोनों केसेस में, इसलिए हम सॉलिड लाइन बनाते हैं कि रेडियस इंक्लूडेड है हमारा। इन दो केस में इज इक्वल टू साइन नहीं है हमारे पास, तो इसका मतलब रेडियस जो है वो इंक्लूडेड नहीं है, तो हम इसलिए डॉटेड लाइन बनाते हैं, राइट, सही है। ये हमारा हो गया जब सर्कल क्यों बनाते हैं और कब बनाते हैं, जब z माइनस एक कॉम्प्लेक्स नंबर हो, किसके इक्वल हो, एक कांस्टेंट के इक्वल हो, ठीक है। अब हमारे पास अगला आता है कि आर्ग्यूमेंट z माइनस ए इज इक्वल टू थीटा, सही। अब क्या होगा, फॉर्मेट सेम होगा कि z माइनस ए आएगा, लेकिन उससे पहले आर्ग्यूमेंट लिखा हुआ होगा कि हमें इसका आर्ग्यूमेंट चाहिए जो किसके बराबर हो, थीटा के बराबर हो, ठीक है। अगर मेरे पास डायरेक्ट लिखा हुआ है आर्ग्यूमेंट ऑफ z इज इक्वल टू थीटा, तो इधर माइनस ज़ीरो आएगा, तो इसका मतलब सेंटर क्या आएगा मेरा, इस बार ओरिजिन आएगा, और एंगल कितना चाहिए, थीटा चाहिए। हमारा ग्राफ जो है कुछ इस तरह का बनेगा, हम एक स्केच बना देंगे, एक लाइन बना देंगे और उसका थीटा लेबल कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ सकता है कि z माइनस ए इज़ इक्वल टू थीटा, इसका आर्ग्यूमेंट बताना है, ठीक है। हमारे पास इस बार सेंटर क्या आ गया, माइनस के बाद क्या आ रहा है, a आ रहा है, तो हमारे पास a सेंटर आ गया, आर्ग्यूमेंट क्या आ रहा है, थीटा आ रहा है। इस बार ओरिजिन पे रख के नहीं बल्कि कॉम्प्लेक्स नंबर पे रख के हम लोग जो है एक लाइन बनाएंगे और वहाँ से थीटा मेजर करेंगे, सही है। मैंने क्या किया, a कॉम्प्लेक्स नंबर था मेरा, सेंटर था मेरा, और थीटा मेरा जो था आर्ग्यूमेंट था। मैंने जो है a पे रखा, एक्सेस बनाया अपने इमेजिनरी, और फिर एक लाइन बना दी वहाँ पर अकॉर्डिंग टू माय एक्सेस, और वहाँ थीटा लेबल कर दिया, सही है, ठीक है। इसके बाद क्या होता है, अच्छा, इसके बाद वही लॉजिक होती है जो हमने पिछली बार भी देखी। अगर मैं बोलता हूँ कि मुझे जो आर्ग्यूमेंट है वो ग्रेटर देन इज इक्वल टू थीटा चाहिए, थीटा से अबव वाली वैल्यू है, ये तो थीटा है, तो मुझे थीटा से ज़्यादा वाली चाहिए, तो इसका मतलब ये वाला एंगल या ये वाला एंगल या ये वाला एंगल जो कि इस लाइन के ऊपर बनेगा,
तो हम उसको शेड कर देंगे ऊपर वाले रीजन को। अगर ये बोलते हैं ग्रेटर देन इज इक्वल टू थीटा, और यहाँ हमारी ये सॉलिड लाइन बनेगी क्योंकि हमारा थीटा इंक्लूडेड है, ठीक है। यहाँ वो कहता है कि लेस देन इक्वल टू थीटा चाहिए मुझे, तो मैंने बोला थीटा से कम वाला एंगल कहाँ का बनेगा, यहाँ 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 और यहाँ, ठीक है। और ये वाला भी हम इंक्लूड करेंगे, बोल्ड लाइन बनेगी क्योंकि हमारा थीटा जो है वो इंक्लूडेड है, तो हम ये रीजन शेड कर देंगे, ठीक है। यहाँ इसने बोला कि आर्ग्यूमेंट जो है थीटा से बड़ा होना चाहिए, हमने ठीक बोला, ठीक है, अपर वाला रीजन शेड कर दिया। लेकिन यहाँ हमने डॉटेड लाइन बनाई, क्यों? क्योंकि इस बार थीटा इंक्लूडेड नहीं था। सेम हम यहाँ करेंगे, डॉटेड लाइन बनाई क्योंकि थीटा इंक्लूडेड नहीं था और हमें लेस देन वाला रीजन चाहिए, तो हमने नीचे वाला शेड कर दिया, सिंपल एज दैट, सही है, ठीक है। इसके बाद हमारे पास आता है कि z माइनस ए इज इक्वल टू z माइनस बी। इसमें वो हमको दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को आपस में इक्वेट करके दे देगा, सही है। अगेन यहाँ भी सेम रूल अप्लाई होता है कि अगर डायरेक्ट z लिखा हुआ है तो इसका मतलब कि z माइनस ज़ीरो लिखा हुआ है, ठीक है। अब मैंने बोला दो कॉम्प्लेक्स नंबर है यहाँ पर। अच्छा, अब इसे किस तरह हैंडल करते हैं? हमने वो पहले एक साइड को लेंगे, हम बोलेंगे इसका ओरिजिन क्या है, इसका ओरिजिन है ज़ीरो। हमने ये रहा, हमने इधर ज़ीरो पे एक मार्क कर दिया पॉइंट, हमने ज़ीरो पे एक पॉइंट मार्क कर दिया इस तरफ, सही है। हमारे पास अगला नंबर क्या है? हमारे पास जो है अगला ये कह रहा है कि अगला कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे पास ए है, हमने ए पे एक पॉइंट मार्क कर दिया। और अब हम क्या करेंगे, दोनों पॉइंट्स का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बना देंगे। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या होता है? एक ऐसी लाइन होती है जो ये वाली जो लाइन जा रही है, जो दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर्स को टच कर रही है, दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर से पास थ्रू कर रही है, उसके मिड पॉइंट से जाएगी और उसका जो ग्रेडियंट होगा नेगेटिव रेसिप्रोकल होगा, ठीक है, सही है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर तो हम सबको पता है क्या होता है, तो हम उस दो पॉइंट्स का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बना देंगे, ठीक है। अच्छा, हमारे पास नेक्स्ट आता है कि इसमें दोनों में कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है। हमने पहले ए को उठाया, हमने पहला कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे पास बी आ गया, हमने बी को मार्क कर लिया। फिर आया ए, हमने ए को मार्क कर लिया और हमने बोला कि इन दोनों का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बना दिया हमने, ठीक है, ठीक है। अच्छा, अब ये वाली बात आ जाती है। अच्छा, मैंने बोला मेरे पास दो पॉइंट्स आ गए इधर, उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी मैंने बना दिया। अब ये ग्रेटर देन का साइन क्या कह रहा है कि मुझे जो है इससे ऐसा कोई पॉइंट चाहिए जिसका डिस्टेंस इस कॉम्प्लेक्स नंबर से ज़्यादा हो कंपेयर टू ये वाला कॉम्प्लेक्स नंबर। फॉर एग्जांपल, अगर मैंने कोई भी पॉइंट चूज़ किया, अगर मैं इस कॉम्प्लेक्स नंबर की तरफ देखूँ, इस कॉम्प्लेक्स नंबर की तरफ देखूँ, तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर मुझे करीब मिलना चाहिए। डिस्टेंस किसका ग्रेटर होना चाहिए? इसने बोला कि ये वाले कॉम्प्लेक्स नंबर का डिस्टेंस ग्रेटर होना चाहिए। इसने कहा कि ये वाले कॉम्प्लेक्स नंबर का डिस्टेंस ग्रेटर होना चाहिए। तो मैं बोला ऐसे। अच्छा, अब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर तो इक्वी डिस्टेंट लाइन होती है, ठीक है ना। अब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे जितने भी पॉइंट्स हैं, चाहे वो ये वाला पॉइंट हो, ये वाला पॉइंट हो, उससे दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वी डिस्टेंट हो गए, मतलब सेम डिस्टेंस होगा दोनों तरफ। अगर मैं इधर जाऊँ और इस तरफ जाऊँ, अगर मैं इस तरफ जाऊँ, इस तरफ जाऊँ, दोनों का सेम डिस्टेंस होगा। तो ऐसे कौन से पॉइंट्स होंगे जो z माइनस ए के करीब होंगे और z से दूर होंगे? इस तरफ वाले पॉइंट्स जितने भी होंगे कॉम्प्लेक्स नंबर से राइट हैंड साइड वाले, ठीक है। अब ये अगले में कहता है मुझे ऐसे पॉइंट्स बताओ जो z माइनस ए से ज़्यादा डिस्टेंस हो और z से इतना डिस्टेंस नहीं हो जितना z माइनस ए से है। तो हमने बोला ये लाइन थी हमारी, ठीक है। अब इससे दूर चाहिए मुझे, तो इसका मतलब इस तरफ वाले पॉइंट्स, ठीक है। अब ये वाले कॉन्सेप्ट इधर भी आता है। मैंने बोला कि मुझे ऐसे पॉइंट्स चाहिए जिसका डिस्टेंस किससे ज़्यादा हो, z की तरफ ज़्यादा हो, ठीक है। तो मैंने जो है इस तरफ शेड कर दिया। लेकिन इसमें फ़र्क क्या आया, इसमें इज इक्वल टू नहीं था। इससे बोला ऐसा डिस्टेंस नहीं जो दोनों के इक्वल हो। इस केस में उसने मांगा था कि ऐसा डिस्टेंस हो जो दोनों की इक्वल भी हो और z से ज़्यादा भी हो, ठीक है। तो मैंने बोला ऐसा डिस्टेंस, ये इक्वल वाली लाइन आ गई कि इस लाइन पे दोनों डिस्टेंस इक्वल होंगे और इस पर जो है वो z से ज़्यादा डिस्टेंस होगा। इस तरफ उसने बोला z से ज़्यादा वाला डिस्टेंस तो दो, लेकिन वो इक्वल वाला डिस्टेंस नहीं चाहिए मुझे सिर्फ ज़्यादा वाला डिस्टेंस चाहिए।
तो यह हमने डॉटेड लाइन बना दी और हमने इस तरफ शेड कर दिया। सेम केस हुआ इधर, इसने हमें बोला कि इक्वल वाला डिस्टेंस नहीं चाहिए, मुझे ऐसा डिस्टेंस चाहिए जो z माइनस ए से ज़्यादा हो, z माइनस ए की तरफ जाऊँ तो ग्रेटर डिस्टेंस हो। तो मैंने बोला z माइनस ए की तरफ जाओ तो ग्रेटर डिस्टेंस तब होगा जब आप इस तरफ आ जाओगे, z के करीब आ जाओगे, ठीक है। और इसने बोला इक्वल डिस्टेंस नहीं चाहिए मुझे, कि ऐसे पॉइंट्स नहीं चाहिए जहाँ से दोनों तरफ इक्वल डिस्टेंट हो। तो मैं जो है इधर डॉटेड लाइन बनाऊंगा, सॉलिड लाइन नहीं बनाऊंगा, टू टेल द एग्जामिनर कि ये वाली जो लाइन थी ये इंक्लूडेड नहीं है, इसलिए मैं उसे सॉलिड की जगह डॉटेड बनाऊंगा। सही है, ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास लोसाई जो है 3 तरीके से ही आ सकते हैं। एक हमारे पास आएगा ये सर्कल वाला, दूसरा हमारे पास आ सकता है ये आर्ग्यूमेंट वाला, और तीसरा आ सकता है हमारे पास परपेंडिकुलर बाइसेक्टर वाला। और ये इसी फॉर्म में होंगे। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के लिए 2 कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वेट किए जाएंगे, आर्ग्यूमेंट के लिए जो है एक कॉम्प्लेक्स नंबर जो है एक एंगल से इक्वेट कर दिया जाएगा, और जो सर्कल वाला है उससे एक कॉम्प्लेक्स नंबर एक कांस्टेंट से इक्वेट कर दिया जाएगा। तो ये फॉर्म्स हमको पता होते कि इस फॉर्म में आया तो हमें ये करना है, ठीक है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल होता है जो अक्सर लोग गलती कर देते हैं, क्योंकि इसका सवाल फिक्स नहीं होता है कि वो किस तरह से आएगा, ये करने का कोई फिक्स तरीका नहीं होता है, ठीक है ना। अब इसमें हमें करना क्या होता है, सबसे पहले हमें ग्रेटेस्ट और लीस्ट वैल्यू निकालनी होती है, किसकी, आर्ग्यूमेंट की भी और मॉड्यूलस की भी, ठीक है। अब हम बोलते हैं मॉड्यूलस की और आर्ग्यूमेंट की लीस्ट और ग्रेटेस्ट वैल्यू निकालनी है। मैंने बोला ये जो सारे नंबर्स हैं, इसमें जो मैंने सर्कल बनाया था इधर, इसमें से ग्रेटेस्ट आर्ग्यूमेंट की वैल्यू कौन सी होगी। तो मैंने बोला कि यार ये जो लाइन जा रही है ना, जो इसको टच कर रही है, इस पर टेंजेंट है, सबसे ज़्यादा एंगल इसी का होगा। अगर मैं बोलता हूँ अच्छा ये पॉइंट्स भी एंगल बना रहे हैं, ये पॉइंट्स भी एंगल इधर बना रहे हैं, ये पॉइंट्स एंगल इधर बना रहे हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो एंगल होगा ना वो इस वाले पॉइंट का होगा जो इधर टेंजेंट होगा इस तरफ, ठीक है। तो ये हमारे ग्रेटेस्ट आर्ग्यूमेंट, और ये सबसे कम होगा जो इस तरफ टेंजेंट होगा, हमारे पास लीस्ट आर्ग्यूमेंट आ गया। अच्छा, जब ये सवाल पूछते हैं हमें ये लाइन बनानी होती है, एंड तरीका हमेशा डिफरेंट होता है, लेकिन हमें ये एंगल जो है वो कैलकुलेट करना होता है, ठीक है। अब इसकी कोई जनरल एग्जांपल्स नहीं हो सकती इस वाले क्वेश्चन की, क्योंकि इसमें हर बार जो है अलग तरीके का सवाल आता है। कभी आपको जो है 1 स्टेप में वर्किंग में आंसर आ जाता है, कभी 4 स्टेप में वर्किंग में आंसर आता है, कभी डायरेक्टली आपको ये एंगल ही मिल जाता है, कभी आपको पहले ये एंगल ढूंढना पड़ता है और फिर ये एंगल ढूंढना पड़ता है, कभी आपको जो है ये एंगल मिल जाता है, आपको ये एंगल वापस ढूंढ के दोनों को ऐड करना होता है फाइनल आंसर के लिए, कभी आपको ये एंगल दे दिया जाता है और आपको पाए में से माइनस करके ये एंगल निकालना पड़ता है। तो हमेशा डिफरेंट स्टोरी होती है, ठीक है। तो ये हो गई ग्रेटेस्ट एंड लीस्ट वैल्यू ऑफ आर्ग्यूमेंट वाली बात। ये भी हम पास पेपर्स में देखेंगे तो हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा। फिर आता है मॉड्यूलस। अच्छा, मॉड्यूलस की ग्रेटेस्ट और लीस्ट वैल्यू सबसे आसान तरीका है, ठीक है। मैंने बोला कि हमारे पास ये होता है जो ओरिजिनल मॉड्यूलस होता है हमारे पास, ठीक है। अब इसकी लीस्ट वैल्यू मैं कैसे निकालूँ। लीस्ट वैल्यू ये होगी कि ये वाला जो हमारे पास रीजन है, अच्छा फॉर एग्जांपल मैं हाईलाइट करके दिखा, हमारे पास जो है ओरिजिनल रीजन हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर ये पूरा था। अब मुझे इसकी लीस्ट वैल्यू चाहिए, तो इसका मतलब मुझे चाहिए मेरा ये वाला पॉइंट यहाँ से यहाँ तक कैसी कौन सी लीस्ट वैल्यू है जिस पे वो टच कर रहा होगा, सर्कल को टच कर रहा होगा या उसके अंदर होगा। तो मैं बोला यार ये वाला पॉइंट। अच्छा, मुझे हमेशा मॉड्यूलस की वैल्यू तो पता ही होती है, उसमें से अगर मैं रेडियस माइनस कर दूं तो मेरे पास ये वाली वैल्यू आ जाएगी यहाँ तक, ठीक है। ये हो गया हमारे पास लीस्ट मॉड्यूलस, कि हमारे पास मॉड्यूलस की वैल्यू में से हम रेडियस माइनस कर देंगे। और सेम केस होता है हमारा ग्रेटेस्ट मॉड्यूलस में। ग्रेटेस्ट मॉड्यूलस में हमारे पास ये रीजन हमें पता होता है, सो सॉरी फॉर दैट। ग्रेटेस्ट मॉड्यूलस में हमारे पास ये रीजन हमें पता होता है कि क्या होगा, हमें इसमें प्लस करना होता है रेडियस। हमारी यहाँ तक वैल्यू होती है हमारे पास, हमें यहाँ तक चाहिए होती है, ठीक है। हमारे पास यहाँ तक की वैल्यू होती है, हमें ये रीजन भी चाहिए होता है, ये रीजन हमें पता है रेडियस है, तो हम इसमें अगर ये भी प्लस कर देंगे तो हमारे पास ग्रेटेस्ट मॉड्यूलस आ जाएगा। तो लीस्ट मॉड्यूलस के लिए हम क्या करते हैं, मॉड्यूलस माइनस रेडियस, और ग्रेटेस्ट मॉड्यूलस के लिए क्या करते हैं, मॉड्यूलस प्लस रेडियस। इसके सवाल हमेशा एक ही तरीके के आते हैं। आपको ग्रेटेस्ट और लीस्ट मॉड्यूलस पूछते हैं तो आपको जो है मॉड्यूलस में रेडियस प्लस करना होता है और रेडियस माइनस करना होता है, तो आपके पास आंसर आ जाता है अकॉर्डिंगली।
ठीक है, ये चीज़ कंप्लीट हो गई। सही, ठीक है। अच्छा, हमारे पास जो है ये सारी ग्राफिकल चीज़ें थी जो यूजुअली ग्राफ्स में आती है, या ग्राफ्स हमारे पास फॉर एग्जांपल ऊपर की कैलकुलेशंस आ जाती है। इसके बाद हमारे पास 1 या 2 पार्ट आते हैं, कभी 2 मार्क के, कभी 3 मार्क के, कभी 5-6 मार्क के भी आ जाते हैं, जिसमें हमें ये सारी चीज़ें करनी पड़ती है जो हमने आज की वीडियो में सीखा। ठीक है, तो इससे हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर्स का जो पूरा टॉपिक है, जो पढ़ने का था, समझने का था, वो हमारा कंप्लीट हो गया। अब इसकी एक और पार्ट बनेगा कॉम्प्लेक्स नंबर्स का, पार्ट 3, जो कि लास्ट पार्ट होगा, जिसमें हम पास पे प्रैक्टिस करेंगे और इस टॉपिक को वाइंड अप करेंगे।